हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के जो न्यू क्वेश्चंस हैं, न्यू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो पीडीएफ है वो हम कर रहे हैं। और आपके सामने स्क्रीन पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, ये सब हम कर चुके हैं क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और आज हम करेंगे क्लास नंबर हमारी 5। ठीक है, क्लास नंबर 5 होगी आज और आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे क्लास 5। और टॉपिक हमारा आज का क्या होगा? फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी आज का हमारा होगा टॉपिक। ठीक है, मॉड्यूल बोल सकते हैं, टॉपिक बोल सकते हैं, इससे रिलेटेड हम आज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और बात करें आपके क्वेश्चंस की तो क्वेश्चन आपके इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी हैं, तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। और इससे पहले की आपकी जो क्लासेस 4 क्लासेस हैं ऑलरेडी वो हो चुकी हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। हर क्लास में मैंने लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस करवाया है। ऐसा नहीं कि 20-30 क्वेश्चन आपके करवाए और क्लास खत्म कर दी, नहीं, 50 क्वेश्चन के आसपास आपके क्वेश्चंस करवाए हैं एक क्लास में, ताकि आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, न्यू पीडीएफ आई है, सभी को पता है, तो इस वजह से कोशिश कर रही हूँ 50-50 क्वेश्चन करवा रही हूँ, ताकि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, जल्दी से ये क्वेश्चन आपके कवर हो जाए आपके एग्जाम से पहले। तो ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो क्वेश्चन है, ये जो क्लासेस है, ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए मैं नहीं करवा रही हूँ, सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। अगर आप आपकी 1 साल की ट्रेड है या फिर केवल 1 साल की ही ट्रेड है, तो मतलब 1 साल की ट्रेड यानी कि आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आपकी 1 साल की ट्रेड है तो, ठीक है, इस तरीके से मेरा मतलब ये था बोलने का कि अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, और अगर आपकी 1 साल की ही ट्रेड है, 6 महीने की है, तो वो भी आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल लिटरेसी इज अंडरस्टैंडिंग द वे मनी इज। वित्तीय साक्षरता का मतलब यह है कि पैसा कैसा है, मतलब एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि हमें पैसे को कैसे यूज़ करना चाहिए, पैसे से हम क्या क्या कर सकते हैं, पैसे का हम क्या कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता का मतलब यह है कि पैसा कैसा है, मतलब क्या कर सकते हैं पैसे का। तो जो मनी होती है, पैसे होते हैं, उसको हम सेव भी कर सकते हैं, सहेज सकते हैं, खर्च भी करते हैं, कहीं निवेश भी कर सकते हैं, राइट। ठीक है, जैसे आपकी कोई सैलरी है 10,000 है, उसमें से आपने सोचा कि हम जो 2,000 रुपये हैं उसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, और उसमें से क्या करेंगे, 5,000 हम क्या करेंगे, 5,000 हम खर्च करेंगे और 3,000 का हम क्या करेंगे, कहीं पर निवेश कर देंगे। सेव करना अलग बात होती है, निवेश करना अलग बात होती है ना। तो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कॉस्टली थिंग्स दैट आर नॉट इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल आर। महंगी चीज़ें जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है, महंगी चीज़ें जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब कौन सी चीज़ें जो हमें ज़रूरत नहीं है, अस्तित्व उनका है ही नहीं हमारी लाइफ में, वो कौन सी चीज़ें, नीड्स, वांट्स, लग्जरीज, सेविंग्स, क्या हो सकता है जिनका हमारे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। तो ज़रूरतें तो भाई इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। वांट्स, ज़रूरतें देखो अलग चीज़ होती है, ज़रूरतें होती हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। चाहत ये होती है कि अरे हमें वो बाइक मिल जाए, है ना, हमें हमारे पास वो गाड़ी होनी चाहिए, तो ये चाहत होती है। ज़रूरत होती है कुछ अलग ही। ठीक है, ज़रूरत होती है जैसे रोटी कपड़ा मकान, हमारी ये ज़रूरतें हैं, कुछ बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, वांट्स, चाहत अलग चीज़ें होती हैं। जो लग्जरीज होती है ना, बचत भी इंपॉर्टेंट है, जो लग्जरीज हैं ये हमारे अस्तित्व में आवश्यक नहीं है, ये हमारी लाइफ में ज़्यादा इतना ये आवश्यक नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर सर्वाइवल आर। जीवित रहने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर सर्वाइवल आर, जीवित रहने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वे क्या है। अभी मैंने बोला ना, कपड़ा, रोटी और मकान, राइट, यही तो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। मेन तो यही है, और एक पैसा, 4 चीज़ें। अब तो 4 चीज़ें, पहले कपड़ा रोटी मकान बोला जाता था, अब क्या है, पैसा और है, मनी और ऐड कर दो। अब एग्री हो इस बात से, मनी को और ऐड कर दो। लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो जीवित रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वो होती हैं ज़रूरतें। क्या होती हैं, ज़रूरतें। 4 नंबर क्वेश्चन है, सुनीता अर्न 10,000 एवरी मंथ, सी कीप्स 2,000 असाइड, सी विल यूज दिस मनी इज केस ऑफ, सी विल यूज दिस मनी इन केस ऑफ। सुनीता हर महीने 10,000 कमाती है। ठीक है, कितने कमाती है, 10,000 कमाती है। वह 2,000 रुपये
अलग रख देती है, मतलब अलग रख देती है, 10,000 में से 2,000 रुपये अलग रख देती है, वह इस पैसे का उपयोग डैश की स्थिति में करेगी। मतलब ये जो 2,000 रुपये हर महीने 2,000 रुपये बचा रही है, किस लिए बचा रही है कि कहीं कोई आपातकालीन स्थिति ना पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो उसके लिए ये पैसे 2,000 रुपये हर महीने अलग बचा के रखती है। नेक्स्ट है गोपी स्पेंड्स हिज सैलरी ऑन मूवीज, ग्रोसरीज, हाउस रेंट एंड क्लॉथ्स, वेयर कैन ही रिड्यूस हिज एक्सपेंसेस टू सेव सम मनी। गोपी अपना वेतन फिल्मों, किराने का सामान, घर का किराया और कपड़ों पर खर्च करते हैं। वह अपने खर्चों को कम करके कुछ पैसे कहाँ बचा सकता है। मतलब जो गोपी है वह इनमें से कौन सा खर्चा कम करके अपने पैसे बचा सकता है। अब देखो मैंने बोला कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं, कपड़े ज़रूरी हैं, मकान भी ज़रूरी है, अब चाहे खुद का घर हो चाहे किराए पे रह रहे हो, और किराने का सामान, ग्रोसरीज का यानी कि खाने का सामान, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो मूवीज़ हैं इसमें वह अपने पैसे खर्च ना करके उसको बचा सकता है, अपने पैसे को बचा सकता है। नेक्स्ट है ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कैन बी डन थ्रू सभी वित्तीय गतिविधियां डैश के माध्यम से की जा सकती हैं। ये क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कमेंट करके जल्दी से बताओ। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आप लोगों की इतनी टफ नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आप लोगों की इतनी टफ नहीं है जितनी कि आपकी थ्योरी है। आपको थ्योरी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने सोचा था कि ये जो डीजीटी ने न्यू क्वेश्चंस लाए हैं ये थोड़े टफ होंगे, राइट। सभी ने सोचा होगा कि भाई नए क्वेश्चन आए हैं टफ होंगे, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के तो देखो ना, पढ़ के देखो जरूर समझ में आएगा। वही क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को समझ में भी आ रहे होंगे, पढ़ रहे होगे तो जरूर समझ में आएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ पूरी क्लास को देखिए, फुल क्लास को वॉच कीजिए, ठीक है। पूरी क्लास को देखिएगा, सारे क्वेश्चन अटेंड कीजिए, ठीक है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपके मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कराऊँ, क्योंकि एक एक क्लास में मैं 50-50 क्वेश्चंस को, लगभग 50-50 क्वेश्चंस को कवर कर रही हूँ, इसी वजह से कि आपके एग्जाम से पहले आपके सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन को आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, क्लास को आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। आंसर आ रहा है कमेंट जरूर कीजिए, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको बस केवल पढ़ना है। शांति से बैठिए, केवल और केवल पढ़िए। नहीं आ रहा है आंसर मत दीजिए आंसर, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने की ज़बरदस्ती है ना। पढ़ना है आपको, बहुत ही ध्यान से पढ़िए, ठीक है। कमेंट आप लोग, आंसर आ रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। ये मैं बोल रही हूँ कि अगर आंसर आ रहा है आपको तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। सभी वित्तीय गतिविधियां डैश के माध्यम से की जा सकती हैं। वित्तीय गतिविधियां यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ किसके माध्यम से की जाती हैं? बैंक, स्कूल, कॉलेज या वर्क प्लेस। किसके माध्यम से? बैंक के माध्यम से की जा सकती हैं। वित्तीय गतिविधियां बैंक के माध्यम से की जा सकती हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट टू कीप मनी सेफ इज। धन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त संस्थान डैश है। धन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त संस्थान है। अब धन कहाँ सुरक्षित होता है भाई? कॉमन सेंस वाली बात है, बैंक में ही तो होएगा, बैंक में होएगा। अब ये आंसर कोई गलत करेगा तो भाई धिक्कार है, उस पर धिक्कार है अगर कोई इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहा है। बैंक होगा इसका आंसर। धन को सुरक्षित रखने का सबसे सेफ जगह कौन सा है? बैंक ही तो है, राइट। बैंक होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हेन अ पर्सन डिपॉजिट अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी एवरी मंथ इट इज डैश अकाउंट। जब कोई व्यक्ति हर महीने एक निश्चित राशि जमा करता है तो यह डैश खाता होता है। मतलब कोई व्यक्ति है वो हर महीने एक निश्चित राशि, मतलब कोई निश्चित राशि ले लो, जैसे 5,000 रुपये, 5,000 ये एक निश्चित राशि है, हर महीने निश्चित राशि है, जमा करता है, ठीक है। तो ये कौन सा खाता कहलाएगा? रिक्वायरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये क्या कहलाएगा? रिक्वायरिंग डिपॉजिट कहलाएगा, आवर्ती जमा। नेक्स्ट है आर्या हैज ज्वाइंड अ न्यू कंपनी, दे वांट हिम टू ओपन अ डैश अकाउंट टू सो दैट दे कैन क्रेडिट हिज सैलरी। आर्य एक नई कंपनी में शामिल हो गए हैं, वे चाहते हैं कि वह एक डैश खाता खोलें ताकि वे उसका वेतन जमा कर सकें। आर्य एक नई कंपनी में शामिल हो गए, मतलब एक कंपनी है उसमें वो शामिल हो गए हैं और चाहते हैं कि वे एक ऐसा खाता खोलें जिसमें वे अपना वेतन जमा कर सकें। तो वो खाता क्या कहलाएगा जिसमें वे अपने वेतन जमा कर सकते हैं? वो है करेंट अकाउंट, चालू खाता। बहुत सुना होगा आपने, चालू खाता।
नॉर्मली हमारे फैमिली में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके मुंह से ज़्यादा सुनने को मिलता है ये वेतन खाता, चालू खाता, ये सारी चीज़ें, ये शब्द जो ऐसे हैं ये आपको बुजुर्गों के मुंह से सुनने को मिलेंगे। लेकिन अब तो क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का ज़माना है, तो ये बैंक का तो अब कोई झंझट है ही नहीं, राइट। नेक्स्ट है अविनाश नीड्स टू नो अबाउट हिज लास्ट मंथ ट्रांजेक्शन, हाउ कैन ही गेट दीज डिटेल्स। अविनाश को अपने पिछले महीने के लेन देन के बारे में जानना होगा या जानना है, वह यह विवरण कैसे प्राप्त कर सकता है। मतलब अविनाश को अपना पूरा बैंक का डिटेल यानी कि पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल निकालना है कि मैंने कितने कहाँ पैसे अपने निकाले, कहाँ गए, कहाँ से मैंने इसको ट्रांसफ़र किया, कहाँ से मेरे अकाउंट में आए, ये सारी चीज़ों का उसको पिछले महीने का पूरा उसको डेटा चाहिए। तो वह विवरण कैसे प्राप्त कर सकता है, अपनी पासबुक से। पासबुक में पूरा का पूरा प्रिंट हो जाता है ना, आप बैंक में जाइएगा, पासबुक प्रिंट कराएंगे तो आपको पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा आपकी बैंक पासबुक में कि आपने कब ट्रांजैक्शन किया, कितना ट्रांजैक्शन हुआ, आपके अकाउंट में आया है कि गया है, पूरा का पूरा डिटेल आपको पासबुक में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑनलाइन बैंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑनलाइन बैंकिंग डेस्क को भी कहा जाता है होम बैंकिंग, ऑफिस बैंकिंग, नेट बैंकिंग या फिर सेल्फ बैंकिंग। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या कहलाता है। ऑनलाइन बैंकिंग को और भी क्या कहा जाता है, नेट बैंकिंग। क्या कहा जाता है, नेट बैंकिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैन हैपन इन, वित्तीय लेन देन डैश में हो सकता है। जो वित्तीय लेन देन होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है वो और किस रूप में भी हो सकता है, लोन ट्रांजैक्शन, कैश कूपन या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो जो वित्तीय लेन देन है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी हो सकता है। क्या होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। दिशा वांट्स टू पे मनी टू द दिशा वांट्स टू पे मनी टू द हर लोन अकाउंट, हाउ कैन सी डू इट विदाउट गोइंग टू द बैंक। दिशा अपने लोन अकाउंट में पैसे चुकाना चाहती है, मतलब उसने कोई बैंक से लोन लिया होगा, अब वो उसी में अपना जो लोन है वो चुका रही है, हर महीने कोई लोन चुका रही है, तो वह बिना बैंक जाए कैसे लोन चुका सकती है, बिना बैंक जाए कैसे करेगी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र ही तो कहलाएगा ना, वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेगी। वो क्या होगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ऑनलाइन हस्तांतरण। भाई बैंक नहीं जाएगी तो ऑनलाइन ही तो करेगी, ऑनलाइन ही पेमेंट करेगी, जो भी लोन है उसको ऑनलाइन ही फिल करेगी। क्या होगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है इंदु booked her railway ticket from the website and paid using online banking. What type of transaction is it? सिंपल क्वेश्चन है, समझेंगे, आंसर इसका देंगे जरूर आप। इंदु ने वेबसाइट से अपना रेलवे टिकट बुक किया, जो मोस्टली लोग अब करते हैं, चाहे रेलवे का बुकिंग हो, चाहे होटल की बुकिंग हो, चाहे किसी भी चीज़ की बुकिंग हो, मोस्टली अब वेबसाइट से होती है, अपने मोबाइल से होती है। और ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करके उसने भुगतान भी कर दिया। तो ये किस प्रकार का लेन देन कहलाएगा। अब ये जो भुगतान हुआ है, रेलवे टिकट बुक हुई है, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक हुई है, ऑनलाइन भुगतान हो गया है, तो ये जो प्रक्रिया, ये किस प्रकार का लेन देन होगा। क्या होगा इसका, डिजिटल ट्रांजैक्शन। क्या होगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन यानी कि डिजिटल लेन देन। नेक्स्ट है रवि वेंट आउट शॉपिंग बट ही फॉरगेट टू कैरी हिज वॉलेट, हाउ कैन ही पे फॉर हिज बिल्स। रवि जो हैं वो खरीदारी करने निकले लेकिन वे अपना बटुआ ले जाना भूल गए। भाई बटुआ ही भूल गए, पॉकेट समझते हो, पॉकेट बटुआ मतलब वो, अरे क्या बोलते, मैं भी भूल गई, वॉलेट भूल गए। और वह अपने बिलों का भुगतान कैसे करेंगे। भाई खरीदारी के लिए निकले हैं, मम्मी ने बोला है कि ये लेके जाओ, लेकिन वो तो भाई पैसे ले जाना ही भूल गए, अपना बटुआ अपना वॉलेट भूल गए, लेकिन सामान तो लाना है, नहीं तो घर में कुछ नहीं दिया जाएगा या फिर खाने को नहीं मिलेगा कुछ भी। लेकिन तो रवि अब क्या करेंगे भाई, डिजिटल वॉलेट का यूज़ करेंगे। अब जब वॉलेट ही भूल गए, जिसमें पैसे रखे थे, जो लेदर का वॉलेट होता है वो ही भूल गए, तो अब वो किसका यूज़ करेंगे, डिजिटल वॉलेट का यूज़ करेंगे ना। अब डिजिटल वॉलेट में देखो आपके बहुत सारे ऐप्स आ जाते हैं, जैसे आपका भीम पे, भारत पे हो गया, गूगल पे हो गया, भीम पे हो गया, यूपीआई हो गया, फ़ोन पे, ये सारी चीज़ें आपके डिजिटल वॉलेट ये आपके कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नेट बैंकिंग इज डन ऑन अ कंप्यूटर थ्रू अ, नेट बैंकिंग किसके माध्यम से कंप्यूटर पर की जाती है। नेट बैंकिंग जो है, जो कंप्यूटर पर की जाती है, वो किसके माध्यम से की जाती है, तो किसके माध्यम से होगी, फ़ोन से नहीं होगा भाई, फ्रेंड के माध्यम से नहीं, कैशियर के माध्यम से नहीं, किसके माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट है ऑन स्मार्टफोन वी कैन डू मोबाइल बैंकिंग थ्रू,
स्मार्टफोन पर हम डैश के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। स्मार्टफोन पर, अब भाई देखो लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर था तब वेबसाइट पर हम लोग गए थे, राइट। अब स्मार्टफोन पर बात आती है, स्मार्टफोन पर अगर हम बैंकिंग करना है तो हम कैसे करेंगे? मोबाइल ऐप के द्वारा। मोबाइल एप्लीकेशन, उस बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, BOB का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, तो उसके थ्रू आप जो बैंकिंग है वो कर सकते हैं। क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वी कैन यूज़ नेट बैंकिंग फॉर, हम नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। किन किन चीज़ों में हम नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं? स्टेटमेंट की जांच करना, पूरा स्टेटमेंट आप जांच लोगे कि हमारे कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा, बिलों का भुगतान हो जाएगा, तो क्या होगा? उपयुक्त सभी। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो 18 नंबर क्वेश्चन है, मैंने 8 लगाया। चलो 19 नंबर क्वेश्चन है, जुगनू लॉग्ड इनटू हर बैंक यूजिंग हर फ्रेंड्स लैपटॉप, व्हाट शुड सी डू टू द वेबसाइट? जन्नू ने अपने दोस्त के लैपटॉप का उपयोग करके अपना बैंक में लॉगिन किया। उसे वेबसाइट के साथ क्या करना चाहिए? मतलब जो जन्नू है और उसका दोस्त है, समझ लीजिए आपके भी काम आएगा। जन्नू और उसकी फ्रेंड है। अब जन्नू को कोई बैंकिंग का कोई काम था, लैपटॉप उसके पास था नहीं, तो उसने अपनी फ्रेंड का लैपटॉप यूज़ किया। अब फ्रेंड के लैपटॉप यूज़ किया तो उसने अपना लॉगिन किया होगा, राइट। लॉगिन किया होगा, अपना पासवर्ड वगैरह, ईमेल, उसने अपनी ID वगैरह डाली होगी जो भी उसके बैंक में है, और पासवर्ड वगैरह डाला होगा, तो उसने लॉगिन किया होगा। अब उसका काम ख़त्म हो गया तो वो क्या करेगी? भाई उसका लैपटॉप होता तो कोई बात नहीं, वो ऐसे ही पेज को छोड़ देती, ऐसे ही पेज बंद कर देती। लेकिन ये फ्रेंड का लैपटॉप है, राइट। फ्रेंड का लैपटॉप है, किसी दूसरे का लैपटॉप है, तो लॉग आउट कर देगी पहले, राइट। अपना काम करेगी और वहाँ से उस वेबसाइट से पहले लॉग आउट हो जाएगी, राइट। उसके बाद पृष्ठ से बाहर निकलेगी। अब लॉग आउट नहीं करेंगे तो फिर सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी, उसकी फ्रेंड को पता चल जाएगा, राइट। समझिए क्वेश्चन, लॉग आउट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रगति डाउनलोडेड द बैंक ऐप ऑन हर मोबाइल, सी शुड नॉट शेयर हर डैश विथ एनीवन। प्रगति ने अपने मोबाइल पर बैंक ऐप डाउनलोड किया, उसे अपना डैश किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अब बैंकिंग की बात आती है, बैंक यानी पैसा, पैसा यानी सब कुछ। अब पैसा ही सब कुछ है तो कुछ भी शेयर नहीं करना है आपको। पासवर्ड, आपका पेन, आपका OTP, कुछ भी आपको शेयर नहीं करना है। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, ऑनलाइन पेमेंट ऐप यूज्ड ऑन मोबाइल डिवाइस इज, मोबाइल डिवाइस पर उपयोग किया जाने वाला ऑनलाइन भुगतान ऐप कौन सा है? मतलब मोबाइल पर कौन सा एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन भुगतान के काम आता है? डिजिटल वॉलेट, क्रेडिट ऐप, डिपॉजिट्स, क्या मैंने बोला था स्टार्टिंग में? डिजिटल वॉलेट्स, मतलब इसमें आपके सभी ये एप्लीकेशंस आ जाते हैं, आपका भारत पे, गूगल पे और आपका फ़ोन पे, ये सारी चीज़ें जिससे हम लोग अपना ट्रांजैक्शन करते हैं, डिजिटल वॉलेट। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग दिस इज़ नॉट अ डिजिटल वॉलेट, इनमें से कौन सा डिजिटल वॉलेट नहीं है? डिजिटल वॉलेट नहीं है, गूगल पे है, देखो पेटीएम है, भीम UPI है, ये तीनों तो पता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको पता नहीं पड़ रहा होगा, ये वेबसाइट है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक डिजिटल वॉलेट नहीं है। नेक्स्ट, अ स्क्वायर ब्लैक एंड वाइट कोड दैट कैन बी स्कैन्ड विद द कैमरा इज अ, एक वर्गाकार काला और एक सफ़ेद कोड जिसे कैमरे में स्कैन किया जा सकता है वह डैश है। कोई बता सकता है ये क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है? कोई बता सकता है? एक वर्गाकार काला और एक सफ़ेद कोड जिसे कैमरे से स्कैन किया जाता है, वह क्या है? मैंने इसकी मैं बता तो दूं, आप लोग समझ भी गए होंगे। मैंने गलती की है, मैंने वो पिक्चर यहाँ पे नहीं डाली है। देखो ऐसा होता है, एकदम स्क्वायर होता है और बीच में बहुत सारे ऐसा ब्लैक एंड वाइट से बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होते हैं। समझ गए होंगे क्या है ये मैंने गलती की है, मुझे वो क्या बोलते हैं पिक्चर वो डालनी थी। तो वो एक स्क्वायर वर्गाकार काला और सफ़ेद कोड जिसे कैमरे से स्कैन किया जाता है। जैसे आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो QR कोड होता है ना, याद आया कुछ? ऑप्शन देखो भाई, QR कोड क्या होता है? वो QR कोड होता है जिसे हम कैमरे से स्कैन करते हैं और पेमेंट हो जाता है, राइट। कोई भी प्रोडक्ट हो पीछे QR कोड हो, तो QR कोड होता है, उसको स्कैन करोगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तो ये होता है QR कोड। नेक्स्ट, ऑन अ बैंक हॉलीडेज विच ऑफ दिस मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड बाय साहब फॉर मनी ट्रांसफ़र,
बैंक अवकाश के दिन, मतलब बैंक का अवकाश है, छुट्टी है उस दिन, साहब द्वारा धन स्थानांतरण करने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब बैंक का अवकाश है, बैंक की छुट्टी है, बैंक में नहीं जा सकते, लेकिन जो साहब हैं, हमारी जो साहब हैं, इनके द्वारा जो मनी ट्रांसफ़र है वो करना है, लेकिन वह किस विधि का उपयोग नहीं कर सकते। इनमें से वह किस विधि का उपयोग नहीं कर सकते। बैंक का विकास है और वह किस विधि का उपयोग नहीं कर सकते मनी ट्रांसफ़र के लिए। तो भाई भीम ऐप तो कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते, बैंक डिपॉजिट यानी कि बैंक में जमा नहीं कर सकते। बैंक की छुट्टी है तो कैसे करेंगे, क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सैम ओपनड अ न्यू शॉप, विच ऑफ दिस मैथड्स कैन नॉट बी विच ऑफ दिस मैथड कैन ही यूज टू रिसीव पेमेंट इनटू हिज अकाउंट। सैम ने एक नई दुकान खोली, वह अपने खाते में भुगतान प्राप्त करने के लिए इनमें से किस तरीके का उपयोग कर सकता है। वही है QR कोड लगा लो, ठीक है, बैंक अकाउंट अपना अटैच कर लो, बैंक का अपना QR कोड बना लो और अपने दुकान है जो भी है वहाँ पर रख दो, तो स्कैन होगा, जो भी आपके ग्राहक हैं वो प्रोडक्ट खरीदेंगे आपसे और आपको पे करेंगे, तो वो स्कैन करेंगे और आपका जो पैसा है, जितने भी पैसे होंगे वो आपके सीधे अकाउंट में जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, QR कोड। नेक्स्ट, रेगुलर पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किया जाने वाले नियमित भुगतान डैश है। नियोक्ता द्वारा जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो एम्प्लॉय को क्या देते हैं, भुगतान करते हैं, वह क्या है, वो क्या होगा, सैलरी तो है। जो नियोक्ता है वो कर्मचारी को सैलरी तो देते हैं, सैलरी पर ही तो जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं किसी कंपनी में, सैलरी होगा इसका आंसर। नियमित भुगतान क्या है, वेतन है। नेक्स्ट है, डिडक्शन शुड बी पेड फ्रॉम द, कटौती का भुगतान डैश से किया जाना चाहिए। जो कटौती होती है, जैसे आपकी कोई सैलरी है उसमें से आपका कोई भी इंश्योरेंस वगैरह है, बहुत सारी स्कीम आपकी बीच में लगा दी जाती है, मोस्टली प्राइवेट में ज़्यादा होता है, ठीक है, प्राइवेट में, अब गवर्नमेंट में भी होता है, हाँ, बीच में कोई ना कोई चीज़, कोई सी योजना लगा देते हैं, फॉर्म भरवा देते हैं और उसी में से आपका बीच बीच में कटता जाता है। जैसे अभी क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल सुन लीजिए, मैंने अभी बैंक अकाउंट खुलवाया अपना, बैंक अकाउंट, तो उसमें से देखो पता नहीं उन्होंने कौन सा कन्या सुमंगला योजना, पता नहीं कौन कौन से फॉर्म उन्होंने बीच में डाल दिए और 1500 रुपये मेरे उसमें गए। मतलब 1500 रुपये मिनिमम है किसी अकाउंट को खोलने के लिए, 1500 रुपये जमा करने होते तब आपका अकाउंट चालू होता है। तो 1500 रुपये में उन्होंने 2 महीने नहीं हुए और सारे रुपये खींच लिए, मतलब 600 रुपये पता नहीं क्या क्या उन्होंने काट लिया और अब मेरे में बचे 900 रुपये, मेरे अकाउंट में 900 रुपये बचे हैं। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं चलता है कि कौन कौन से फॉर्म आपके भर दिए गए हैं और उसी से फिर कटौती होती रहती है कि ये आपका एनुअल आपका ये कट रहा है, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको जो कर्मचारी होते हैं उनको भी पता नहीं होता है कि मेरा कट क्या रहा है और उनको उसका फिर बेनिफिट भी नहीं मिल पाता है क्योंकि पता ही नहीं होता है, तो उनको बेनिफिट कहाँ से मिलेगा। बहुत सारी कंपनियां इंश्योरेंस करवा देती हैं, उनकी काटते रहती हैं, सैलरी से कुछ हिस्सा काटती रहती हैं और लेकिन उनको पता ही नहीं होता, तो वो उसका बेनिफिट ही नहीं ले पाते हैं। मोस्टली जो मेडिकल इंश्योरेंस करवाती हैं कंपनियाँ, ताकि जो कर्मचारी है बीमार हो जाए तो उसको इंश्योरेंस मिल सके, उसको कम दाम में, कम रुपयों में, कम खर्चे में उसका इलाज हो पाए। लेकिन ये जो बेनिफिट है ये लोगों को पता ही नहीं चल पाते हैं, तो कंपनी अपना रुपये लेती रहती हैं, राइट। तो ये जो कटौती है, जो कटौती का भुगतान किससे किया जाना चाहिए, तो ये किया जाना चाहिए ग्रॉस सैलरी से, सकल वेतन से। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट कलेक्ट्स डैश फ्रॉम द सिटीजन, सरकार नागरिकों से डैश वसूल करती है। अब जो सरकार है वो देखो क्या नागरिकों से क्या वसूल करती है, लोन, टैक्स, डिडक्शंस, कन्वेंसी, क्या करती है, टैक्स वसूल करती है। क्या करती है, टैक्स। अब भाई टैक्स देखो, हम लोगों का पैसा हम लोगों को ही वापस आता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि टैक्स हम लोगों से लिया जाता है। मतलब जो भी सरकारी नौकरी करते हैं, जो भी मतलब इतना सारा टैक्स आता है, टैक्स लोग जमा करते हैं, तो ये इन्हीं से, तो यही तो ऐसा रिवर्स होता है, ये टैक्स इधर सरकार इधर हम लोगों से लेती है, इधर ये हम लोगों को सैलरी देती है। तो ये इस तरीके से ऐसा रिवर्स होता है, एक राउंड चलता रहता है, इधर सरकार लेती है, इधर देती है, इधर टैक्स के रूप में लेती है, इधर सैलरी के रूप में देती है, तो ये रिवर्स चलता रहता है। तो ये सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, वो सिटीजन से क्या करती है, टैक्स लेती है, वसूल करती है, और मोस्टली यही तो होती है टैक्स चोरी, कुछ लोग टैक्स नहीं देते हैं, राइट। नेक्स्ट है, कार्तिक हैज ज्वाइंड अ न्यू कंपनी, हिज सैलरी इज 3 लाख पर ईयर, दिस इज हिज डैश सैलरी।
कार्तिक नई कंपनी में शामिल हो गया, उनकी सैलरी 3 लाख प्रति वर्ष है। 3 लाख प्रति वर्ष, सालाना की बात हो रही है, महीने की बात नहीं हो रही है। यह उनका डैश वेतन है। उनकी सैलरी कितनी? 3 लाख प्रति वर्ष है। तो यह उनका वेतन किस प्रकार का है? सकल। ऑप्शन डी सकल वेतन है। नेक्स्ट है, साइमंस कंपनी कैलकुलेटेड द इनकम टैक्स एंड पेड ऑन बिहाफ ऑफ हिम, दिस इज कॉल्ड। साइमन की कंपनी ने आयकर की गणना की और उसकी ओर से भुगतान किया, यह कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? साइमन की जो कंपनी है वो आयकर की गणना की और उसकी ओर से भुगतान किया, तो ये क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा टीडीएस। अब टीडीएस क्या होता है? टीडीएस होता है टैक्स डेडिक्टेड एट सोर्स। ये होता है टीडीएस का फुल फॉर्म, टैक्स डेडिक्टेड एट सोर्स। नेक्स्ट, द अमाउंट पुट असाइड विदाउट बीइंग स्पेंड इज, खर्च किए बिना अलग रखी गई राशि डैश क्या कहलाती है? मतलब जो राशि है, फॉर एग्जांपल वही 10,000 का अपना रेशियो, 10,000 में हमने जो 2,000 रुपये निकाल लिए, अलग रख दिए, तो वो क्या कहलाएगा? हमने 2,000 मतलब बिल्कुल छुए भी नहीं है, इनको अलग रख दिया, किसी कुन्ने में, किसी मटके में गाड़ के रख दिया, बिल्कुल ज़मीन में दाब के रख दिए, तो ये क्या कहलाएगा? ये सेविंग कहलाएगी हमारी। क्या कहलाएगी? बचत कहलाएगी। नेक्स्ट है, मनी पुट असाइड फॉर अ बिग एक्सपेंस मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ इज डैश सेविंग। अब से कई वर्ष तक किसी बड़े खर्च के लिए अलग रखा गया पैसा डैश बचत है। अब से कई वर्ष तक किसी बड़े खर्च के लिए रखा गया पैसा किस प्रकार का बचत कहलाएगा? मतलब बहुत साल पहले से पैसे बचा के रख रहे हैं, बहुत साल पहले से, तो यह जो पैसा है यह क्या कहलाएगा? ये कैसा होगा? लॉन्ग टर्म होगा, दीर्घकालिक बचत है। मतलब कई सालों की बात हो रही है ना, कई वर्षों से हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये दीर्घकालिक बचत है। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग दिस इज नॉट गुड सेविंग हैबिट, इनमें से कौन सी बचत की अच्छी आदत नहीं है? इनमें से कौन सी बचत की अच्छी आदत नहीं है? वेबसाइट पर खरीदारी करना, अपने खर्चों को ट्रैक करना, मतलब देखते रहना कि हमने कहाँ ज़्यादा खर्च किया, कम खर्च किया, तो ये ट्रैक करना हो गया। लक्ष्यों को साफ करना, मतलब अपने जो गोल्स जो हैं, अपने जो लक्ष्य हैं उनको हमेशा क्लियर रखना, बिल्कुल भटकना नहीं है कि नहीं इधर जाना चाहिए, नहीं उधर जाना चाहिए, इधर नौकरी करनी चाहिए, तो ये क्लियरिंग गोल्स। या फिर सेविंग मनी इन बैंक में पैसे की बचत, तो ये तीनों तो अच्छी आदतें हैं, ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस, क्लियरिंग गोल्स और सेविंग मनी इन बैंक, ये तीनों तो अच्छी आदतें हैं। शॉपिंग ऑन वेबसाइट पर खरीदारी करना, ये अच्छी आदत नहीं है। नेक्स्ट है, राजेश वांट टू सेव 600 एवरी ईयर फॉर हिज ओल्ड एज, हाउ मच शुड ही सेव एवरी मंथ। राजेश अपने बुढ़ापे के लिए हर साल 6,000 रुपये बचाना चाहते हैं, उसे हर महीने कितनी की बचत करनी होगी? अब भाई मैथमेटिशियन लोग अपना दिमाग लगाओ, क्या होगा इसका आंसर? जो राजेश है वे अपने बुढ़ापे के लिए, मतलब अभी उनकी कुछ 20-25 साल उम्र है और उनको लग रहा है कि भाई हमारे बुढ़ापे पे क्या होगा, हर साल हम 6,000 रुपये बचाएं। 6,000 रुपये हर साल, यानी कि 12 महीने। अब देखो मैं सिंपल सी अगर अच्छे तरीके से मैथ पढ़ाऊँ तो देखो 12 महीने, राइट। अब एक महीने के लिए क्या होगा? अब एक महीने के लिए मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ लिखना होगा 12 महीने, चलो कोई नहीं, समझ जाओगे, छोटे बच्चे तो हो नहीं। अब एक महीने में देखो कैसे, 6,000 बटे 12 कर दो, ठीक है, 12 पंचे कितने होते हैं? 60 जी। कितने, एक महीने में उनको कितने रुपए बचाने होंगे? 500 रुपये पर मंथ उनको क्या करना होगा? बचाना होगा। 500 रुपये पर मंथ उनको बचाना होगा, तभी वो साल में 6,000 रुपये अपने बुढ़ापे के लिए, यानी कि जब वो वृद्ध हो जाएंगे, किसी के सहारे के लिए हो जाएंगे, तब वो बचाना चाहते हैं अपने 6,000 रुपये हर साल के लिए, तो उनको पर महीने कितने? 500 रुपये बचाने होंगे। नेक्स्ट है, अभी वांट्स टू टीच his 10-year-old daughter to save money from the pocket money she receives. Which option is the best? अभी अपनी 10 साल की बेटी को मिलने वाली पॉकेट मनी से पैसा बचाना सिखाना चाहता है, कौन सा विकल्प सही है? मतलब अभी जो है उनकी 10-year-old गर्ल है, छोटी सी बच्ची है उनकी, और वो अभी से सिखाना चाहते हैं कि सेविंग कैसे की जानी चाहिए।
10 साल की उम्र से वो बताना चाहते हैं अपनी बच्ची को कि जो भी मैं पैसे देता हूँ यानी 100 रुपये देता हूँ उसमें से आप लगभग 50 रुपये या 60 रुपये आप चॉकलेट वगैरह खा लेती होगी, जो भी उनका एक्सपेंसेस है उनकी बेटी का है वो खर्च कर लेती होंगी, और जो भी 40 रुपये है उसको आप बचत करो। तो बचत करो तो ये आप किस में डालोगे? बच्चे का बैंक अकाउंट तो खुलवा नहीं दोगे। जो पिगी बैंक आपने देखी होगी, पिगी बैंक समझते हो, सबने देखी है, ठीक है, हिंदी में मुझे बताने की जरूरत नहीं है पिगी मीन्स क्या होता है। पिगी बैंक सबने देखा होगा, बल्कि पिगी बैंक ये अच्छा होता है, सब लोग अच्छा मानते हैं, ठीक है, लेकिन सब लोग नाम से और पास में खड़ा हो जाए तो फिर सब लोग दूर भागते हैं, लेकिन ये होता अच्छा है, राइट। तो पिगी बैंक सबसे बेस्ट ऑप्शन है छोटे बच्चे के लिए। उसको पिगी बैंक ला के दे दो और उसको सिखाओ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव करो और इसमें डालो, ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मनी बोरोड फ्रॉम बैंक और अ पर्सन इज। बैंक या किसी व्यक्ति से उधार लिया गया धन डैश है। बैंक या किसी व्यक्ति से, मतलब बैंक से उधार लो या फिर किसी व्यक्ति से उधार लो तो वह धन क्या कहलाएगा? वह धन होगा लोन। यही तो कहते हैं लोन। किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो कहते हैं लोन दे दो, बैंक के पास जाते हैं लोन दे दो, राइट। क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द लोन कैन बी रिपेड इन। ऋण को डैश में चुकाया जा सकता है। जो ऋण होता है उसको हम किस में चुका सकते हैं? स्मॉल अमाउंट, फुल अमाउंट, डिलेड या फिर फ्री। मतलब छोटी छोटी राशि में कि हम हाँ छोटा छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा करके पूरा को पूरा ऋण चुका देंगे, या फिर फुल अमाउंट मतलब एक साथ पूरी दे देंगे, या फिर देरी से देंगे, या फिर मुफ्त में, यानी कि चुकाना ही नहीं। क्या होगा? ऋण जो होता है, लोन होता है, मोस्टली आपने देखा होगा सब लोग बोलते हैं कि लोन दे दो फिर हम धीरे धीरे चुका देंगे, है ना, ये सुना है। अमाउंट जो है वो हम थोड़ा थोड़ा करके आपको लौटा देंगे। तो क्या होगा? छोटी राशि में आपको चुका देंगे। ऋण को स्मॉल अमाउंट में भी चुकाया जा सकता है। नेक्स्ट है द प्राइस वी पे फॉर बोरोइंग मनी इज। पैसे उधार लेने के लिए हम जो कीमत चुकाते हैं वह डैश है। पैसे उधार लेने के लिए हम जो कीमत चुकाते हैं वह क्या होगा? वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंटरेस्ट, सूद। आपने सुना होगा सूद समेत तुमसे वापस ले लेंगे। अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो हम सूद समेत वापस ले लेंगे, राइट। क्या होगा? इंटरेस्ट। नेक्स्ट है रीता वांट्स टू कंप्लीट हर हायर एजुकेशन फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी, विच लोन शुड सी अप्लाई फॉर। रीता अपनी उच्च शिक्षा किसी अच्छे विश्वविद्यालय से पूरा करना चाहती है। मतलब जो रीता है वह अपनी एजुकेशन बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी से करना चाहती हैं, लेकिन उसे ऋण के लिए, हाँ मतलब वह उसके पास पैसे नहीं है तो वह ऋण के लिए किस पर आवेदन करेगी? मतलब किस में आवेदन करेगी? होम लोन में, पर्सनल लोन में, एजुकेशन लोन में या फिर ऑटो लोन में। अब शिक्षा की बात आती है, शिक्षा में देखो लोन कम लगता है, शायद लगता ही नहीं है, लगता है थोड़ा बहुत लगता है लेकिन कम लगता है, इतना ही। होम लोन और पर्सनल लोन के मुकाबले एजुकेशन लोन में बहुत कम आपका जो है ऋण लगता है, तो वो एजुकेशनल लोन लेगी। क्या होगा? एजुकेशन लोन वो लेगी अपनी हायर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट है प्रियाज मदर हैड टू अंडरगो एन एक्सपेंसिव सर्जरी, सी वाज एबल टू पे फॉर इट थ्रू हर। प्रिया की मां को महंगी सर्जरी करानी पड़ी, वह अपने डैश के माध्यम से इसके लिए भुगतान करने में सक्षम थी। प्रिया की मां को महंगी सर्जरी करानी पड़ी, मतलब प्रिया की मां है उनको महंगी सर्जरी करानी पड़ी, काफ़ी महंगी हुई, काफ़ी पैसे लग गए, तो वह अपने डैश के माध्यम से इसके लिए भुगतान करने में सक्षम थी। मतलब उसने ऐसा क्या कराया कि वो भुगतान कर लेगी, मतलब एबल है वो पेमेंट करने के लिए। उसके पास किस चीज़ का इंश्योरेंस था? लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस या फिर मेडिकल इंश्योरेंस। तो मेडिकल इंश्योरेंस था उनके पास। क्या होगा? मेडिकल इंश्योरेंस था और इसके माध्यम से वह उसका भुगतान करने में सक्षम थी। नेक्स्ट, नॉलेज एंड आंसरनेस ऑफ लॉज इज कॉल्ड। कानूनों की ज्ञान और जागरूकता को डैश कहा जाता है। कानूनों के ज्ञान और जागरूकता को डैश कहा जाता है। मतलब जिसको कानूनों की जानकारी हो, अवेयरनेस हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा लीगल लिटरेसी, यानी कि कानूनी साक्षरता। ऑप्शन बी, कानूनी साक्षरता। नेक्स्ट है आरटीआई मीन्स। आरटीआई का मतलब क्या है? आरटीआई का फुल फॉर्म समझ लो। आरटीआई का मतलब क्या है? तो आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी, राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है ऑनलाइन पोर्टल सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू मेक एनी गवर्नमेंट रिलेटेड कंप्लेंट्स इज। सरकार से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सरकार द्वारा स्थापित ऑनलाइन पोर्टल डैश है। मतलब सरकार, आपको कोई भी परेशानी है, आपको कोई शिकायत करनी है तो सरकार द्वारा एक पोर्टल स्थापित किया गया है। तो वो कौन सा पोर्टल है? तो वो है पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल। ऑप्शन ए, पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल।
नेक्स्ट है सुधा जस्ट डिलीवर अ बेबी फॉर हाउ कैन सी टेक अ मैटरनिटी लीव इंटायरली टू हर एज एन एम्प्लॉय। सुधा ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, वह एक कर्मचारी के रूप में अपने हक का मातृत्व अवकाश ले सकती है। मतलब कितने दिन का वह मातृत्व अवकाश या फिर कितने महीने का मातृत्व अवकाश वह ले सकती है। अब जो सुधा है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है, मतलब मैटरनिटी लीव हमेशा मिलता है और वो मैटरनिटी लीव होता है कितने दिन का, कितने महीने का सॉरी, तो वो होता है आपका 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने का होता है, हर लेडी को, हर मदर को मैटरनिटी लीव मिलता है 6 महीने का। तो यही पूछा है कि उसका हक है तो वह कितने दिन का लीव ले सकती है। अब 6 महीने यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, 2 मंथ, 5 मंथ और 1 ईयर, 26 वीक्स। अब 26 वीक्स यानी कि एक महीने में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। ठीक है, फिर से देखो आपकी गणित में कर दूँ मजबूत, 4 × 24, 24 मंथ्स हो गए। तो ऑलमोस्ट आपके ये जो 26 वीक्स हैं, और मैं मंथ लिख दी सॉरी, 24 वीक्स, तो ऑलमोस्ट आपके जो 26 वीक्स हैं ये सुधा को मिल जाएंगे, ये उनका अधिकार है। ठीक है, 26 वीक्स। तो देखो आगे हम करेंगे अपने इसेंशियल डिजिटल स्किल के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो ज़रूर दीजिएगा, स्क्रीन पर मैं शो कर ही दे रही हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन में पढ़ती हूँ, इफ़ वन कैन यूज़ अ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट कंफर्टेबली इट इज़ कॉल्ड डैश लिटरेसी। अगर कोई आराम से कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है इसे डैश साक्षरता कहा जाता है। कोई आराम से कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है तो उसे कौन सी साक्षरता कहा जाएगा। आंसर इसका कमेंट कीजिए, स्पोर्ट लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कल्चरल लिटरेसी या फिर लैंग्वेज लिटरेसी। आंसर सभी को पता है क्या होगा, चलो कमेंट करके बताओ क्या होगा। चलो आज आते हैं अपने चलो मेन डेस्कटॉप पे। हाँ, तो क्लास में देखो इतना ही, क्लास नंबर थी हमारी 5, और आगे हम कौन सा टॉपिक करेंगे सबको पता है, देख लिया है हमने, एसेंशियल डिजिटल स्किल। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, क्लास नंबर 6 में। और इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपका रिवीजन नहीं होगा। ठीक है, ये क्लासेस केवल आपकी एक बार ही करवाई जा रही हैं और एक ही बार होंगी, आपका रिवीजन अब नहीं होगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आपके और भी सिलेबस आपका बचा है, आपके और भी टॉपिक के क्वेश्चन बचे हैं, वही कंप्लीट हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये मत सोचेगा कि मैडम जब ये मैराथन क्लास चलाएंगे, रिवीजन क्लास चलाएंगे, तो वो नहीं होगा। यही आपका रिवीजन क्लास है। ठीक है, एक बार ही क्लास होगी, ऐसा नहीं है कि फिर से रिवीजन करवाऊंगी, नहीं, रिवीजन आपका फिर से नहीं होगा। यही क्लास को आपको देखना होगा, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, समझ में नहीं आ रहा है स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, लेकिन देखिएगा जरूर। ठीक है, चलो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में, क्लास नंबर 6 में, और टॉपिक हमारा है एसेंशियल डिजिटल स्किल, और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।